हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे MRPL 2021 का टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले। देखिए, ये हमारा 21 फरवरी 2021 को पेपर पूछा गया था। पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे मिलाते हैं आपका जो 80 क्वेश्चन का एक टेक्निकल पोर्शन है इस MRPL पेपर का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसके बटन यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले हालांकि हमने अपलोड करा दिया। आज हम लोग जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। एक सेल है हमारा जिसके EMF है x और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है y, जो हमने कनेक्ट करके रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस के साथ में y। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन दिस टर्मिनल ऑफ द सेल। एक सेल जो है, ठीक है, उसका जो EMF है x और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है y। ठीक है, और ये हमने कनेक्ट करके रखा है रेजिस्टेंस एक y के साथ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल, तो इस टर्मिनल पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सिंपल है। अगर हमारा करंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे I लेट्स से, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, जो EMF है x अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये दोनों का रेजिस्टेंस एड अप हो जाएगा। दैट मीन्स दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, दैट मीन्स ट्वाइस y हो जाएगा। ठीक है, दिस y और दिस y, तो ये I आ जाएगा हमारा, I विल बी x बाय ट्वाइस y। ठीक है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो x माइनस हम लोग क्या करेंगे, जो ड्रॉप आया है इस पर, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, दैट मीन्स y I इंटू वाई। तो x माइनस I का वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं, x अपॉन ट्वाइस y मल्टीप्लाइड बाय y, y से y कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्वाइस x माइनस x अपॉन 2, तो x बाय 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आप इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओम्स लॉ डील्स विद द रिलेशन बिटवीन, जो ओम्स लॉ है वो डील करता है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल। ठीक है, करंट और पोटेंशियल, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में से वो जो क्वांटिटी है उसमें आपको डील करता है। आपको बताएगा V इज इक्वल्स टू हम लोग IR करते हैं। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इसके रेजिस्टेंस के साथ में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज व्हाट। देखिए, पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज सेम एज दैट ऑन स्फीयर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हम लोग एक टेस्ट चार्ज को अज्यूम करते हैं पोटेंशियल, ठीक है, तो उसके आउटसाइड में उसका सरफेस में जो भी पोटेंशियल रहता है, ठीक है, दैट मीन्स टू मूव अ टेस्ट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर ऑन इट सरफेस, तो हमारा जो वर्क डन रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, इसी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी इनसाइड द होलो स्फीयर वो हमारी जीरो रहेगी। ठीक है, और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वो हमारा जीरो रहेगा। बट इसी केस में हमारा अगर हम लोग मान लेते VA और ये हो गया VB, तो VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स हमारा पोटेंशियल कितना है, VA विल बी इक्वल्स टू VB। ये तो सेम ही आया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेस बाय। देखिए, कैपेसिटेंस जो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो किसके कारण डिक्रीज होता है, अगर हम लोग उसका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज करते हैं। ये जो अगर उसके प्लेट्स है इसका जो डिस्टेंस है हम लोग कम करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाय डी, और D क्या होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इन मीटर। इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। The capacitance of a two capacitors are in the ratio of 1:2. When they are connected in a parallel across a supply voltage V, their charges will be in the ratio of। देखिए, सिंपल है, इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। C इज इक्वल्स टू Q बाय V हम लोग लिख लेते हैं। अगर हमारा कैपेसिटेंस है दो कैपेसिटर्स का, इसका रेशियो है 1:2, C1 का हमारा रेशियो हो गया 1, ठीक है, 1:2, ठीक है, C1:2 अगर हम लोग C2 करते हैं। जब हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है उसका एडिशन होता है, और अगर हम लोग उसके अक्रॉस में सप्लाई वोल्टेज भी देते हैं तो उसका जो चार्जेस रहेगा वो भी इसके प्रोपोर्शनल में रहेगा। दैट मीन्स वो 1:2 ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपेसिटी ऑफ अ सेल डिपेंड्स अपॉन। जो कैपेसिटी है सेल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द प्लेट एंड क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो साइज रहती है प्लेट की और इलेक्ट्रोलाइट का क्वालिटी कैसा है उसके ऊपर ये कैपेसिटी सेल का डिपेंड करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर, द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द चार्ज एटम रिड्यूसेस द ट्रेमेंडसली एंड दे आर सेपरेटेड, दिस इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आयनाइजेशन प्रोसेस हम लोग कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हिस्टेरेसिस लॉस इन अ मैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, ये हिस्टेरेसिस लॉस रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए वो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप मैंने आपको बताया था कुछ ही दिनों पहले, आपके लिए ये जो BH कर्व है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपने नहीं देखा होगा तो भी जाके चैनल पे है अवेलेबल, वो जाके देख सकते हो। हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में हमने, और जो BH कर्व है मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, इस पर मैंने आपको बताया था हिस्टेरेसिस लॉस है वो हमारा एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप पे भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्स फील्ड पे भी डिपेंड करता है, और वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाए। PH इज इक्वल टू KH/VF BM रेज़ टू पावर 1.6, ये इसका फॉर्मूला रहता है। V दैट मीन्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द 3 रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ आर ओम्स आर कनेक्टेड इन अ स्टार। देखिए काफ़ी बार ये मैंने आपको क्वेश्चन करा है, जब हम लोग 3 रेजिस्टेंस है ये स्टार फैशन में हमने कनेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू है R R R, और जब हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं डेल्टा में, ठीक है, तो इस केस में व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, तो उस केस में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब उसका वैल्यू अगर इक्वल है दोनों तीनों बेस का, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं R को। ठीक है, तो हमारा डेल्टा में जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो हमारा 3R आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे रिवर्स पूछा गया, देखिए अगर हमारा डेल्टा में ऐसा कनेक्टेड है 3R, तो हम लोग डिवाइड करते हैं 1/3 से, मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिवाइड करते 3 से, तो हमारा R यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा फेजेस में। ठीक है, तो ये आप छोटी सी ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। बट वो ट्रिक उस टाइम पे काम करती है जब उसके तीनों भी रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के रहते हैं। ठीक है, व्हेन अ सोर्स इज डिलीवरिंग अ मैक्सिमम पावर टू द लोड, एफिशिएंसी विल बी। देखिए जब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग को पढ़ रहे थे, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, अगर हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू लोड, तो उसकी एफिशिएंसी रहती है हमारी 50%। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच अटेंड्स इट्स पॉजिटिव वैल्यू प्रायर टू इट्स अदर इज कॉल्ड एज। एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करते प्रायर टू अदर। देखिए ये वेव फॉर्म होगी 1 और ये वेव फॉर्म हो गया 2। ठीक है, अगर हमारे फर्स्ट वेव फॉर्म है ये पहले ही मैक्सिमम क्वांटिटी अटेंड कर रही है, मान लो VM हो गया। ठीक है, इसके दूसरे वेव फॉर्म्स, ये जो दूसरा वेव फॉर्म है इससे भी, ठीक है, दैट मीन्स ये लीडिंग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये लीडिंग हो गया, और ये हो गया हमारा लैगिंग। दिस 2 विल बी लैगिंग टू दिस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ साइनोसाइडल वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज और हमारे पास 15 एम्पियर्स का RMS वैल्यू है, तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा उस साइनोसाइडल वेव का? तो मैंने आपको बताया था VRMS को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, VM/√2। ओके, दैट मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, VRMS इज इक्वल टू 0.707 ऑफ VM। अब हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन बताता हूँ, वो इक्वेशन रहता है VM sin ऑफ ओमेगा t। ऐसा इक्वेशन रहता है हमारा इस साइनोसाइडल वेव का। अगर हमारे करंट है तो यहाँ पे IM लिखते हैं, वोल्टेज है तो VM रहता है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और यहाँ पे क्या रहता है 2πf रहता है हमारा ओमेगा का वैल्यू। ओके, 50 यहाँ पे गिवन है, 2π इंटू 50 करते तो हमारे पास 314 यहाँ पे आ जाता है एक वैल्यू उसका ओमेगा का, और यहाँ पे 15 एम्पियर्स का RMS का वैल्यू गिवन है, 15 RMS गिवन है। तो हमारे लोग VM निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो VM का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग 15 को √2 से मल्टीप्लाई करते तो अप्रॉक्सीमेट इसका 21.21 वैल्यू आता है। दैट मीन्स हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 21.21 साइन ऑफ 314t, ये हमारा इसका आउटपुट इक्वेशन आ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिया रहता है, मान लीजिए, तो ये जो वैल्यू रहती है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहती है। ठीक है, व्हेन अ साइनोसाइडल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस RL सीरीज सर्किट हैविंग X इज इक्वल टू XL, R इज इक्वल टू XL, एक हमारा साइनोसाइडल वेव हमने लगा दिया हमारे RL सीरीज सर्किट के अक्रॉस में। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो R जो है वो XL के बराबर है, तो उस केस में फेज एंगल कितना रहेगा, फेज एंगल हमारा रहेगा 45 डिग्री, क्योंकि हमारा cos फाई क्या है, वो क्या है हमारा R/Z, मॉड ऑफ R/Z। R का वैल्यू हम लोग ऐसे देखेंगे एज इट इज, Z को हम लोग क्या लिखते हैं √R² + X²। देखिए R² X जो है वो R के बराबर है, तो हम लोग को इस तरीके से लिख पाएंगे R/√R² + R²। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/R से R कैंसिल आउट होकर 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 विल बी 45 डिग्री लैग। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। ये cos फाई का वैल्यू नहीं है, ये जो है सिर्फ cos फाई का वैल्यू है 1/√2। तो हम लोग फाई को कैसे निकालेंगे, cos इनवर्स ऑफ 1/√2, और ये cos इनवर्स ऑफ 1/√2 का वैल्यू होता है 45 डिग्री। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा मैं क्विकली आपको सेशन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
और 300 ओम्स रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ स्टार अक्रॉस 400 वोल्ट। देखिए इसके भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे 300 ओम्स के रेजिस्टेंस है जो कि हमने स्टार में फैशन में कनेक्ट करके रख दिया, ठीक है, 3 फेज सप्लाई है। अगर हमारा एक रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट होता है, देखिए ये हमारा 3 फेजेस कनेक्ट है, ठीक है, एक अगर हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है इसमें से, ये मान लो ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये हमारा 2 फेज सप्लाई हो जाएगा और ये दोनों भी रेजिस्टेंस ये सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि जो लाइन करंट है, इफ वन ऑफ द रेजिस्टर इज डिस्कनेक्टेड द लाइन करंट विल बी ट्वाइस ए, ठीक है, इट विल बी ट्वाइस ए। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स जो ए बी सी और हम लोग इसमें मान लेते हैं ए बी सी हो गया, ठीक है। तो ए और सी के बीच में जो करंट रहेगा हमारा रहेगा 400 वोल्ट का सप्लाई है अपॉन इसके 200 ओम्स के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होने के कारण हम लोग उसको 200 से डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस, ये तो हो गया हमारा स्टार। तीन हमारे स्टार में कनेक्टेड है सिमिलर रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर ये आपको ऐसा क्वेश्चन आता था कि डेल्टा में कनेक्टेड है और एक जो लेग है इसकी वो ब्रेक होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होता था, देखिए उस केस में क्या होता है, जो पावर कंजम्पशन है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा 1/3 से। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्लिप छोटी सी आपको जो न्यूमोनिक्स है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका स्टार में है, एक लेग आपका ब्रेक हो जाता है स्टार में से, तो पावर का रिड्यूस जो पावर का कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाता है 1/2 से, हाफ हो जाता है। और यहाँ पे डेल्टा में कनेक्टेड है तो 1/3 से इसका पावर रिड्यूस हो जाता है। दोनों भी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। The shunt used in a millimeter. The shunt used in millimeter is used to extend the range and decrease the meter resistance. देखिए शंट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जब हम लोग एमीटर का रेंज एक्सटेंड करते हैं तो वो शंट क्या रहता है हमारा, एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, जो कि हमारे मीटर की रेंज को इंक्रीज करता है। उसी तरीके से मल्टीप्लायर भी रहता है हमारे वोल्टेज में, वोल्टमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिग्नल ऑफ 10 millivolt at a 75 megahertz is to be measured. Which of the following instrument can be used? अगर हमारा 10 millivolt 75 megahertz तक का हमें सिग्नल मेजर करना होगा तो उसके लिए हम लोग CRO यूज़ करते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है। द प्रेशर कॉइल ऑफ अ डायनामोमीटर टाइप ऑफ वाटमीटर, ये हमने क्वेश्चन एज इट इज हमने सेशंस में कर रहे। देखिए काफ़ी सारे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हो, जो क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए थे, हमने ऑलरेडी कवर कराया है हमारे चैनल्स पे, ठीक है। जो प्रेशर कॉइल रहते हैं हमारा डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में, वो हमारा प्योरली रेजिस्टिव रहता है, हाईली रेजिस्टिव रहता है। हालांकि उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ इंडक्टेंस प्रेजेंट रहता है बट वो नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। तो प्रेशर कॉइल जो रहता है वो हमारा हाईली रेजिस्टिव रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। द डीसी सीरीज मोटर प्रिफर्ड फॉर अ ट्रैक्शन एप्लीकेशंस बिकॉज, हम लोग डीसी सीरीज मोटर हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि उसका जो टॉर्क रहता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट, ठीक है, इट इज स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। और हमारा जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टॉर्क के। इसी कारण हम लोग इनिशियल जो टॉर्क है हमारा, ठीक है, इनिशियल जो इनर्शिया है हमारे ट्रेन का, उसको ओवरकम करने के लिए डीसी सीरीज मोटर को हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका ग्राफ है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज ओपन। अगर हमारा डीसी शंट मोटर का फील्ड ओपन हो जाता है तो उस केस में काफ़ी ध्यान में रखिएगा, जो हमारा स्पीड है वो काफ़ी हाई हो जाता है और वो डैमेज भी कर सकता है हमारे डीसी शंट मोटर को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर ऑकर्स ड्यू टू, देखिए एडी करंट लॉसेस मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, हमारे सर्कुलेटिंग करंट लॉसेस, ठीक है, और ये हमारे कोर के अंदर आते हैं, इसलिए हम लोग लैमिनेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और 1:5, देखिए इसका जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि हमें दूसरा क्वेश्चन ऐसा पेपर में पूछा गया था बट हमें ये कुछ इनकम्प्लीट सा लगा। 4:1 वोल्टेज स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एज अ 150 वोल्ट अक्रॉस द सेकेंडरी, इसी के लिए हमने एज इट इज सेम उसी को रेफरेंस में रखते हुए सेम ऐसा क्वेश्चन है आपके लिए मेंशन किया। अगर हमारे पास एक 1:5 का स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जिसका 120 वोल्ट सप्लाई है अक्रॉस द प्राइमरी और 600 ओम्स का हमारा रेजिस्टेंस है अक्रॉस द सेकेंडरी, तो अगर हमारा 100% एफिशिएंसी है तो हमारा प्राइमरी करंट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन चाहिए था। बट हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन नहीं है, आप इसको एनालाइज करके हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रेशियो गिवन है, उसका 150 वोल्ट सेकेंडरी पे आ रहा है और 100% एफिशिएंसी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सेकेंडरी क्या वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी वोल्टेज VP मल्टीप्लाइड बाय NS सेकंड टर्न्स ऑफ सेकेंडरी अपॉन टर्न्स ऑफ प्राइमरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी वोल्टेज कितना है हमारा 120 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंडरी टर्न्स कितने हमारे 5/1, तो आ जाएगा हमारा 600 वोल्ट्स। हमारे सेकेंडरी वोल्टेज आ गया VS, IS क्या रहेगा हमारा ES अपॉन, डेट मीन्स VS जो रहेगा अपॉन हम लोग उसका रेजिस्टेंस करेंगे, लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी में लोड कनेक्ट कर रहे हैं। 600 अपॉन हमारा रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, 300 ओम्स, ठीक है,
ठीक है, तो मैं आपको इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज आया था वो कितना आया था, 600 वोल्ट्स। ठीक है, टर्न्स रेशियो से हमने निकाल लिया। अगर हमारा प्राइमरी जो है वो 120 वोल्ट है और टर्न्स रेशियो 1:5 है, तो हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 600 वोल्ट आएगा। तो हमारा 600 ओम्स का रेजिस्टेंस हमारे सेकेंडरी में कनेक्टेड है, तो आई एस सेकेंडरी करंट क्या आ जाएगा हमारा 600 वोल्ट्स अपॉन 600, हमारा जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हमने। ठीक है, तो आई एस जो आ जाएगा हमारा वो आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, सेकेंडरी करंट। तो हमें क्या पूछा गया, प्राइमरी करंट। अगर हमारा आई एस करंट है, वो जो है हमारा 1 एम्पियर से है, तो उसका रिवर्स रेशियो से क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी करंट, वो हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि आपको रेशियो पता ही होगा उसका कि हमारा जो रेशियो रहता है वो रहता है लाइक V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है, तो इस रेशियो में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं N1 अपॉन N2, तो आपके वजह से प्राइमरी करंट आता है। तो हम लोग सेकेंडरी करंट आपके पास गिवन है 1 एम्पियर्स का, तो हम लोग प्राइमरी करंट आसानी से निकाल पाएंगे, जो किया जाएगा हमारा 5 एम्पियर्स। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। अगर आपको यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा 10 एम्पियर्स का, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमारे पास गिवन था, आप इसको एनालाइज करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हमें गलत क्वेश्चन लगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। जो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट है हम लोग ट्रांसफार्मर में किसके लिए प्रेफर करते हैं, हम लोग जो कॉपर लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओपन सर्किट हम लोग आयरन लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नो लोड लॉसेस जिसको हम लोग कहते हैं। रीजेनरेटिव मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन दैट। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज बेस्ड ऑन दैट। जब हमारा देखिए रीजेनरेटिव मतलब क्या होता है, अगर हमारा इनर्शिया है उसको हम लोग ब्रेकिंग करते वक्त क्या करते हैं कि हमारे जो मोटरिंग एक्शन को हम लोग जनरेशन एक्शन में करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, देखिए बैक ईएमएफ है वो हमारा मोर देन हो जाता है अप्लाइड वोल्टेज, तो हम लोग ऐसा रीजनरेशन करते हैं। ठीक है, इस इनर्शिया को यूटिलाइज करके हम लोग रीजनरेटर, सो दैट वो हम लोग जो पावर जनरेट हुई है वो हम लोग री यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। इसमें से कौन सा कंट्रोल या फिर कौन सा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है हम लोग डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा थिरिस्टर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। थर्मिस्टर नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं और थायरेट्रॉन ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सिग्नलिंग डिवाइस एंड मेनी काइंड ऑफ टाइमर्स। इसमें से कौन सा जो मोटर है वो हम लोग सिग्नलिंग डिवाइस करके हम लोग एज यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा रिलक्टेंस मोटर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर्स ऑफ द डीसी मोटर। देखिए जो डीसी मोटर में जो ब्रशेस रहते हैं, ठीक है, उसमें स्पार्किंग होने का क्या कारण रहता है, इट इज़ बिकॉज डैमेज टू द कम्यूटेटर सेगमेंट। अगर हमारे पास कम्यूटेटर सेगमेंट्स में डैमेज आता है उसके कारण, या फिर कम्यूटेटर्स इंसुलेशन में डैमेज होता है, इंक्रीज पावर कंजम्पशन, उसके कारण हमारा स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का देन करेक्ट आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर finding the direction of the induced EMF, when the induced finger points the direction of induced EMF, 4 finger will point। देखिए 4 finger जो रहता है वो किसके लिए तरफ हमारा डायरेक्ट करेगा, वो हमें क्या डायरेक्शन बताता है, वो रहता है हमारा लाइन्स ऑफ फोर्स का। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, और ये जनरेशन का हम लोग जनरेटर के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर। देखिए फुल लोड PCU फुल लोड जो है हमारे पास गिवन है ट्रांसफार्मर का, वो है हमारा 6400 वाट, और हमारा जो आयरन लॉसेस है PIN वो है हमारा 5000 वाट। देखिए आयरन लॉसेस कांस्टेंट रहता है रिस्पेक्टिव ऑफ करंट, तो इस केस में हमें पूछा गया फाइंड आउट द कॉपर लॉस एंड द आयरन लॉस एट द हाफ लोड विल रिस्पेक्टिवली व्हाट। देखिए अगर हमारा हाफ लोड पे निकालना होगा तो एक्स फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स इज पार्शियली हाफ है 1/2, 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6400 को, तो 1/4 विल बी 1600 वाट हमारा कॉपर लॉस आ जाएगा नया हाफ लोड पे, और हमारा जो आयरन लॉसेस रहता है वो एज ए कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो 1600 वाट एंड 500 वाट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। अ 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझाता हूँ मैं आपको। अ 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर रनिंग एट 1000 RPM सप्लाइज टू एन 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर विच हैज़ अ रोटर करंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 2 Hz एट अ स्पीड विच द मोटर ऑपरेट्स। तो स्पीड हमें पता करनी है जिस पे हमारा मोटर ऑपरेट होगा। एक हमारे पास 6 पोल 3 फेज का अल्टरनेटर है जो कि रन हो रहा है 1000 RPM पे, तो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, एफ। देखिए
एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू एफ बाय, अगर हम लोग पी करते तो इससे सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ होता है हमारा, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाइड बाय हमारा पोल्स कितने हैं, 6 पोल है इनिशियली, और हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 120, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते तो हमारे पास आता है 50 हर्ट्ज, ये आता है हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है जो रोटर फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी रहता है वो रहता है स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो दैट मीन्स रोटर फ्रीक्वेंसी इज एफ आर, हम लोग इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आर इज अ स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज की बने, स्लिप का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो क्या है तो, और रोटर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हमारा स्लिप का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/50, इट विल बी इक्वल्स टू 0.04। या अब अगर हमारे पास स्लिप का वैल्यू आ गया तो हम लोग एन एस निकाल सकते हैं। एन एस भी हम लोग नया वाला एन एस निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस 8 पोल। वो क्या आ जाएगा, एन एस इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय एफ अपॉन पी, ठीक है, 120 एफ बाय पी। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 50 अपॉन पोल्स कितना है 8, तो आता है हमारा यहाँ पे 750 आरपीएम। ये हमारा आ गया नया एन एस। आई हैव टू चेंज द कलर, ठीक है। ये अगर हमारा एन एस का वैल्यू आ गया 750 आरपीएम, तो हम लोग एन आर ऑलरेडी निकाल सकते हैं। एन आर विल बी इक्वल्स टू, जो स्पीड पे हमारा मोटर ऑपरेट होगा एन आर विल बी इक्वल्स टू एन एस टाइम्स ऑफ 1 माइनस एस विल बी इक्वल्स टू, वो आ जाएगा 750, ठीक है। इस 8 पोल के लिए अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल रहे हैं 750 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.04, जो हमारा स्लिप का वैल्यू आता है। इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका वैल्यू 720 आरपीएम आता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए स्लिप टाइम्स यहाँ पे इंक्लूड होता है, तो आप इजीली आप उसको निकाल सकते हैं कि 750 तो आएगा नहीं, 720 आरपीएम इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो क्रॉलिंग है ना, इंडक्शन मोटर इज कॉज बाय, जो क्रॉलिंग होता है नॉइस प्रोड्यूस करती है वो इंडक्शन मोटर में वो रहती है बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स। जो हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं हमारे मोटर के अंदर, उसके कारण मोटर क्रॉलिंग करती है। 2 फिनोमेना रहते हैं, क्रॉलिंग और कॉगिंग, ठीक है। हार्मोनिक्स के द्वारा क्रॉलिंग रहता है और कॉगिंग किसके द्वारा रहता है, जब हमारे स्टेटर टीथ और रोटर टीथ की लॉकिंग होती है, ठीक है। यूज़ ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर, अगर हम लोग हायर फ्लक्स डेंसिटी का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो जो वेट रहता है हमारे ट्रांसफार्मर का पर किलो वोल्ट एम्पियर पर केवीए हमारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फ्लक्स डेंसिटी इतने, अगर ये हमारा कोर हो गया, ठीक है, इसमें फ्लक्स डेंसिटी अगर हमारी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कोर, तो हमारा जो वेट लगेगा पर केवीए वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें लेस नंबर ऑफ मटेरियल हमें वहाँ पे लगेगा। द हार्ड टूल एप्लीकेशन, इन हार्ड टूल एप्लीकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड। हार्ड टूल एप्लीकेशन में इसमें से कौन सी सिंगल फेज मोटर को हम लोग यूज़ करते हैं? सिंपल है, एसी सीरीज मोटर को हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल मोटर। हम लोग आपके मिक्सर ग्राइंडर्स में भी इसको यूज़ करते हैं और पावर टूल्स में भी उसको यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ अ हार्ड टूल एप्लीकेशन, ठीक है। What is the angle between induced voltage and a supply voltage of a synchronous motor under running generation? तो एंगल क्या होगा बिटवीन इंड्यूस्ड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज का फॉर अ सिंक्रोनस मोटर अंडर रनिंग जनरेशन? तो आ जाएगा ग्रेटर देन बट लेस देन 90 डिग्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। हाउ कैन अ रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड बाय सिंक्रोनस मोटर जनरेटर कैन बी कंट्रोल्ड? जो रिएक्टिव पावर डिलीवर होता है सिंक्रोनस जनरेटर का, कैसे कंट्रोल करते हैं? सिंपल है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया। तो अगर हमारा फील्ड एक्साइटेशन जो है अगर हम लोग चेंज करते हैं तो जो रिएक्टिव पावर हम लोग उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। प्राइम मूवर इनपुट से नहीं होता, इससे डिफरेंट कॉज होता है। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ, उससे भी डिफरेंट हमारा कॉज होता है। बाय हैंगिंग द प्राइम मूवर स्पीड, ये भी नहीं है इसका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। When does a synchronous motor operate with a leading power factor current? जब कब हमारा सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट होता है लीडिंग पावर फैक्टर करंट पे? तो जब हमारा वो ओवर एक्साइटेड रहता है। तो हमारा सिंक्रोनस मोटर की बात करें हम लोग, पर्टिकुलर जनरेटर रहा तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हमारा सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट होता है लीडिंग पावर फैक्टर पे तो वो है हमारा ओवर एक्साइटेड मोटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट? इंडक्शन मोटर में रेशियो क्या रहता है हमारा रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट का, वो हमें पूछा गया है। देखिए रोटर कॉपर लॉस हमारा क्या, एक रेशियो आपको ध्यान में रखिएगा, पी इन रेस टू पी सी यू रेस टू पी एम, ये रेशियो ध्यान में रखिएगा। 1:S:1 -S। अब पी इनपुट हो गया पावर, पी सी यू मतलब कॉपर लॉसेस हो गया, पी एम मतलब ग्रॉस मोटर आउटपुट एट अ रोटर, ठीक है। तो हमारे रेशियो क्या पूछा गया? रोटर कॉपर लॉस का। पी सी यू रेस्टो में क्या पूछा गया? रोटर इनपुट। पी इन क्या है? रोटर इनपुट है,
पेन, रेशियो क्या आएगा S/1, तो हमारा रेशियो आएगा S टाइम्स, स्लिप टाइम्स रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। What are the conditions to be satisfied for alternator to be synchronized with the incoming supply? एक अल्टरनेटर को हमें इनकमिंग सप्लाई के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी रहती है। तो उस केस में हमारे पास इक्वल वोल्टेज, इक्वल फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, सेम पावर रेटिंग का हमें ऐसा रिक्वायरमेंट दी, बट हमारा फेज सीक्वेंसी सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमें सेम पावर रेटिंग की, मान लो कि जनरेटर 1 जो है वो दूसरे रेटिंग का हो सकता है जनरेटर 2 के साथ में, ठीक है, बट हमारा उसका वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रेटिंग डजंट मैटर, पावर रेटिंग स्पेसिफिकली। द प्रेशर एट अ फर्नेस इज मिनिमम इन केस ऑफ, जो प्रेशर रहता है फर्नेस के अंदर वो किस में कम रहता है, फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम में, इंड्यूस ड्राफ्ट या फिर बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम में। तो बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम में हमारा प्रेशर रहता है फर्नेस के अंदर वो मिनिमम रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। और ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, कॉमनली यूज मटेरियल ऑफ अ कंडेंसर ट्यूब। देखिए कंडेंसर ट्यूब में कॉमनली यूज मटेरियल कौन सा है, एल्यूमिनियम है, कास्ट आयरन है, या एडमल्टी ब्रास है, या फिर माइल्ड स्टील है। तो इसमें से आप करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो ये थे गाइस हमारे 80 क्वेश्चन, हमने क्विकली इसको ओवरव्यू कर दिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की हमें रिक्वेस्ट थी। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया तो इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और कोची 5 को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया। सो गाइस, thanks for watching this session and have a nice day.